वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो है फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें जो ये प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है ये इसके दो रूट्स होते हैं। एक बार इसको हम पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं और एक बार इसको नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इस बेस पे फिर हम इसको दोनों रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप देखें तो ए बी सी तीन चीजें यूज हुई हैं और ये तीनों हैं कोफिशिएंट्स, है ना। a is the coefficient of x square and the b is the coefficient of x and c is constant। क्लियर? अब यहां डिस्क्रिमिनेंट यहां मेन है। क्लियर? ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, वैसे अगर आप देखो तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सोशल स्टडी में डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। तो ये डिस्क्रिमिनेशन से ही डिस्क्रिमिनेंट आया है। तो ये जो है इस रूट्स का भेद बताता है कि रूट जो है, जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे आएंगे। समझ? रियल होंगे, नॉन रियल होंगे, इक्वल होंगे, वो रूट्स कैसे होंगे वो आप केवल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये कहलाता है, इसकी जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? तो ये इसको आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर? ये तो मतलब ये रूट के अंदर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? यही क्लियर करती है कि रूट्स कैसे होंगे। कैसे क्लियर होता है? देखें, तीन कंडीशंस हैं आपकी बुक में भी, वो गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन जो रूट्स होंगे इक्वेशन के, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर? फिर यदि d जो है इज इक्वल टू 0, यदि 0 के बराबर है d, तो अब रूट कैसे होंगे? रियल तो होंगे, साथ में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? और यदि d की वैल्यू लेस देन 0, if the value of discriminant is less than 0, then the roots of the equations will be non-real। इस केस भर में कैसे आते हैं रूट्स? नॉन रियल। क्लियर? समझ आ गया? तो ये तीन कंडीशन से याद रखना है। देखो, d की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव है। इस रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो d की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, और वो d ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो मतलब कैसा है? रियल। क्लियर? ठीक है, बट कैसा? अनइक्वल। क्लियर? क्यों अनइक्वल क्यों आएंगे दो रूट? क्योंकि ये रूट के अंदर जो वैल्यू है एक बार उसका प्लस होगा और एक बार उसका माइनस होगा, तो कैसे आएंगे? अनइक्वल। अब यदि d जो है 0 के बराबर है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट 0, तो मतलब ये वैल्यू हट गई, फिर ये वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये हट गई 0 के इक्वल, तो केवल क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर? तो वो भी कैसी है?
रियल। क्लियर? नॉन रियल तो एक ही केस में होता है रूट के अंदर नेगेटिव हो, तो रूट के अंदर की वैल्यू डी कहलाती, और वो जब लेस देन 0 होगी तो फिर नॉन रियल होगा। बस ये याद रखना है, यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल के साथ अनइक्वल होंगे, और डी यदि इक्वल टू 0 है तो रियल के साथ इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल मतलब केवल -b/2a बचेगा। क्लियर? अब ये प्लस माइनस ये वाला तो फिर 0 हो जाएगा ना, तो वो खत्म, तो ये बचेगा। दोनों रूट्स यही होंगे तो वो इक्वल होंगे दोनों। क्लियर? तो यदि रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू आई तो फिर एक बार उसका एडिशन होगा, एक बार सब्ट्रैक्शन होगा, तो दो अनइक्वल रूट मिलेंगे। तो इस केस में रियल और अनइक्वल, इस केस में रियल और इक्वल, इस केस में नॉन रियल, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो बस नॉन रियल, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर स्क्वायर होता नहीं है। क्लियर? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो इक्वेशंस गिवन है इनके आपको रूट्स फाइंड करना है। तो देखें 1/x+4 सेकंड वाला बता रहा है 1/x-7 इक्वल्स टू 11/30। क्लियर? अच्छा, आगे लिखा हुआ रहता है कि x इज नॉट इक्वल टू -4,7। ये कुछ नहीं है, ये अदर में है। कैसा है कि x जो है -4 नहीं होगा और x जो है 7 नहीं होगा। मतलब x की कोई वैल्यू हो, ये दो नहीं हो सकती है। क्यों? पहले से बता दिया हमने। क्यों? क्योंकि इधर यदि आप -4 रखो x की जगह तो ये डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का डिवाइड 1 में थोड़ी आएगा, नॉट डिफाइंड। तो यदि 7 हो गई तो 7 - 7 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो उसके लिए वो सॉल्व नहीं होगा फिर। इसलिए बोला उन्होंने कि ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर? इसको आप सॉल्व करें तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शनल रेशनल फॉर्म में है तो रेशनल फॉर्म में एलसीएम लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो दो नंबर से इनका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? कभी भी यहां तो चूंकि वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल्स नहीं भी हो, यदि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही एलसीएम है। क्लियर? चल अब इसका इसमें डिवाइड क्या है, x+4 से x+4 कैंसिल, x-7 × 1 क्या जाएगा, x-7, फिर माइनस x-7 से x-7 कैंसिल, x+4 का 1 में मल्टीप्लाई, सो x+4 क्या है ब्रैकेट में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद यदि कोई भी 2 टर्म्स 3 टर्म्स आते हैं तो वहां ब्रैकेट लगाते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन दोनों टर्म का हुआ है। क्लियर? ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ सब्ट्रैक्शन ओनली x का हुआ है, इसलिए अपन ब्रैकेट यूज करेंगे। इज इक्वल टू 11/30। ठीक, आगे यहां आप उसको सॉल्व करो तो ये जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। x से x कैंसिल, -7 और -4 -11, और ये मल्टीप्लाई कर दो आप तो x², फिर x का 7 और -7x, 4 का x में 4x, तो 4 का -7 -28 इज इक्वल टू 11/30। अब करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये -11 × 30 इज इक्वल टू 11 × ये वाला। ठीक है, इसका इसमें होगा ना x², -7 प्लस 4x तो -3x -28, ये इसका इसमें होगा, ये क्रॉसिंग होगा। ठीक, अब ये माइनस का ये 11 जो है इधर जाएगा डिवाइड में, तो 11 से 11 कैंसिल, तो क्या बचेगा -30 इज इक्वल टू x² -3x -28। फिर इस -30 को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, x² -3x -28, तो माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x² -3x ये बचेंगे प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्लियर? तो देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a। ठीक, अब
यहाँ आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो आप पहले वो निकाल लो। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है 1 का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, a इज इक्वल टू 1। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, x में किसका मल्टीप्लाई है -3 का, तो b जो है हो गया -3। c क्या है, लास्ट में कांस्टेंट नंबर क्या है 2, तो ये c की वैल्यू क्या हो गई 2। क्लियर। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो और सीधा खत्म। कैसे, तो इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -3, इस पे ध्यान देना तो डबल माइनस हो जाती है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी माइनस में है, नेगेटिव है। क्लियर। तो प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 1 है और c आपका 2 है अपॉन 2a 2 इंटू 1। सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस +3 प्लस माइनस, इसको आप सॉल्व कर दे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता 1, तो ये 1 आ जाएगा डायरेक्ट अपॉन 2। ये आपकी x की वैल्यू। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 और एक बार x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2। एक बार हमने प्लस कर दिया एक बार माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद a b c तीनों की वैल्यू निकाली और वो आपने सीधी इधर पुट कर दी। फिर 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेके दोनों रूट्स अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट वाला भी ऐसे ही होगा। क्लियर। इसमें डिनोमिनेटर में x है ना, तो वो तो या तो एलसीएम लेके करो या पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डिनोमिनेटर से x हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम से आपकी। तो फर्स्ट वाली है, सॉरी फोर्थ वाली, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। इन्हें बोला जा सम तो है जोड़ किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से, मतलब रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम है। कब के रेसिप्रोकल का, जो 3 years ago and the 5 years from the now, तो वो सम जो है 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए लेट हिज प्रेजेंट एज कितनी मान ली अपन ने x years। क्लियर। अब हिज एज आफ्टर 3 years ago, 3 साल पहले कितनी होगी x - 3। ये तो उसकी प्रेजेंट एज है, आज की एज है। 3 साल पहले एज क्या होगी, आज की एज में से 3 साल अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर हिज एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगी x + 5। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो एज है 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम द नाउ या आफ्टर 5 years, तो इसके दोनों एज के रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। तो x/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 पलट दो उसको, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता 1/x - 3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 और दोनों का सम जो है वो कितना है 1/3। क्लियर। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जो अभी आपने सॉल्व किया था। सेम एलसीएम लेके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, a b c की वैल्यू निकाल के इधर उसमें पुट कर दो, सिंपल। नेक्स्ट है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ तो उसमें शेफालीज के जो मार्क्स आए हैं शेफाली के, वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में उनके सम कितना है उसका 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। इन्हें कहा कि यदि उसके 2 नंबर ज्यादा आए होते मैथमेटिक्स में और 3 नंबर कम आए होते इंग्लिश में, तब उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता 210।
क्लियर, ठीक है। तो फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्टों में उसके मार्क्स फाइंड करना है। तो मान लिया जो उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं कितने हैं x, और जो इंग्लिश में मार्क्स हैं वो कितने हैं 30 - x। क्लियर, 2 वेरिएबल्स यूज नहीं करना हमें x और y। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एक ही वेरिएबल यूज होगा इधर। तो हमें इन मैथ में अगर x माने, दोनों सब्जेक्टों का टोटल कितना था 30, तो 30 में से हमने मैथ वाली सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये किसके बचे इंग्लिश की, तो ये मैथ और इंग्लिश दोनों के हो गए। फिर उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया क्या था कि यदि मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा होते, क्लियर, तो मैथ में कितने थे x 2 मार्क्स ज्यादा, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तो ये इंग्लिश के मार्क्स थे, उसमें 3 मार्क्स कम कर दिए अपन ने। क्लियर, अब जो मार्क्स आया आपके पास, इनका प्रोडक्ट 210 है, इनका प्रोडक्ट कितना है 210। समझ में आ रही बात? मैथ के कितने थे x, इसमें 2 मार्क्स अपन ने ज्यादा कर दिए, तो ये मैथ के मार्क्स हो गए। इंग्लिश के कितने थे 30 - x, इसमें 3 मार्क्स कम करना है, तो कम कर दिए। फिर जो अब मार्क्स आए हैं इनका प्रोडक्ट 210 है। क्लियर, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, क्या हो जाएगा, ये 30 - 3 कितना 27 - x इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कर दो, 27x, x का x स्क्वायर 54, 2 का x - 2x। ठीक है, इस सबको आप उस तरफ ले जाओ, तो ये -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर 27x में 2x 25x उधर जाएंगे -25x। ठीक है, ये 54 प्लस से उधर माइनस में जाएगा, तो 210 और -54 इक्वल टू में था 0। अब तो x स्क्वायर -25x, और ये 210 में से 54 को आप माइनस कर दें, कितना बचेगा 156। क्लियर, अब यहाँ a b c की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 1, b की हो गई -25 और c की हो गई 156। a b c की वैल्यू आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के, उस फॉर्मूले में रख के और खत्म करें। क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल है वो कितना है 60 मीटर लॉन्गर, 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, मतलब जो सबसे छोटी साइड है वो होती ब्रीथ, रेक्टेंगुलर में सबसे छोटी साइड होती ब्रीथ, तो ब्रीथ से शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है क्या डायगोनल, ये एक रिलेशन हो गया। अब लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड कितनी है, लॉन्गर साइड मतलब लेंथ, लॉन्गर साइड कितनी 30 मीटर ज्यादा है किससे शॉर्टर साइड से। तो ओवरऑल करके यहाँ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है शॉर्टर साइड, क्योंकि शॉर्टर साइड किसी पर डिपेंड नहीं है, शॉर्टर साइड पर डिपेंड है दूसरे, वो किसी पर, तो यहाँ शॉर्टर साइड को हम मानते हैं। तो जो शॉर्टर साइड है वो मानिए अपन ने x है ना, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी x + 30। क्लियर, और डायगोनल कितना हो जाएगा x + 60, 60 शॉर्टर साइड x है, इस x से शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा था लेंथ, तो ये लेंथ हो गई, इसी x से शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा डायगोनल, डायगोनल हो गया। और तीनों में अगर आप देखें तो ये रिलेशन होता है, ये डायगोनल है, ये ब्रीथ है, ये लेंथ है, और ये हर एक एंगल इसका कितने का होता है, ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये तीनों के बीच में अपन क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे बाय, क्योंकि तीनों में रिलेशन तो चाहिए है तब तो इक्वेशन फॉर्म होगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है, डायगोनली तो हाइपोटेन्यूज है, फिर बेस कितना है और ये परपेंडिकुलर। क्लियर,
इसको आप सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देंगे तो यहाँ से बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। यहाँ डिफरेंस दिया है किसका? स्क्वायर्स का। किसके स्क्वायर का? दो नंबर्स के। वो डिफरेंस कितना है? 180। ठीक। एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है किससे? लार्जर नंबर से। तो फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहां हाँ, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 183। तो यहां क्या बोलते हैं अपन, लार्जर नंबर को सपोज करेंगे, है ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जो छोटा वाला नंबर स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किस पे डिपेंड है? लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। तो यहां पर लार्ज नंबर को सपोर्ट करेंगे। लार्जर नंबर जो है कितना माना? x। लार्जर नंबर को x माना तो अब द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? 8x। क्लियर? जो स्क्वायर था स्मॉलर नंबर का वो कितना था? लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू दी क्या? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। हो गया? तो लार्जर नंबर इंडिपेंडेंट है तो इसको हमने सपोज किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो पहले ये लार्जर नंबर का स्क्वायर हो गया, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया। 8x क्या है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। यह है 8x, क्योंकि वो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही तो था। किसके बराबर? 8x के। तो ये 8x जो है वो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। इनका डिफरेंस कितना है? 180। तो यहां से आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -180। फॉर्मूले में पुट करके और इसको फाइंड कर लें आप। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? ये डिस्टेंस स्पीड वाला है। तो ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से। अब क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। इन्होंने कहा यदि स्पीड को आपने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो ये 1 घंटा कम लेगी। किस लिए? सेम जर्नी को कवर करने के, सेम जर्नी को ट्रेवल करने के लिए। क्लियर? स्वाभाविक है स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब उन्होंने बुलाया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये आपने क्या मान ली? स्पीड। क्लियर हो गई बात? अब यहां से डिस्टेंस क्या है अपनी? 360 किलोमीटर, जो कि फिक्स है, गिवन है। अब उसने बोला है कि स्पीड को यदि हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, है ना, तो क्या होगा? टाइम 1 आवर लेस हो जाएगा। अब यहां आप इक्वेशन स्पीड से भी बना सकते हो और टाइम से भी बना सकते हो। क्लियर? बनाएंगे किससे? टाइम से। किससे बनाएंगे? टाइम से। क्यों? स्पीड तो हमें फाइंड करना है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया टाइम। अब क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक केस में स्पीड थी x, जो कि अपन ने मानी थी।
फिर एक केस में बोला था उसने 5 किलोमीटर पर आवर हम एक्स्ट्रा कर दें, तो एक केस में स्पीड एक्चुअल ओरिजिनल x थी तो वो है, इसके बाद एक केस में आपको 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा करना तो वो कर दी, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अब इसने बोला था कि यदि हम स्पीड को एक्स्ट्रा कर देते हैं तो 1 घंटा कम लगता है, मतलब इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का। क्लियर? तो इस टाइम में से इस टाइम को सेपरेट करोगे तो क्या आना चाहिए, 1। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे ही आप देखो इसमें x का डिवाइड है, इसमें x + 5 का डिवाइड, ये बड़ा नंबर है तो ये नंबर कम आएगा, इसका आंसर कम आएगा, ये छोटा है तो इसका बड़ा आएगा, और इन दोनों टाइम में अंतर कितने का था, 1 घंटे का। क्लियर? इस तरीके से सिंपल होगी बात। ठीक, इस तरीके से आप इसको फिर एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके और बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, अभी आप सॉल्व करें।